देखिए नौजवान को पता ही नहीं है कि उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और छोड़िए विदेशों का उदाहरण, इस देश के उदाहरण को सुनिए ना। इमरजेंसी लगानी पड़ी, एक वक्त था तानाशाह एक और इस देश में हुए, और उस समय जब छात्र आंदोलन था वो भी गुजरात का ही था, शुरुआत वहीं से हुई थी। विद्यार्थियों ने अपने मेस की रोटी का दाम थोड़ा सा बढ़ गया था, विद्यार्थियों ने आंदोलन किया था कि हमारी रोटी आप महंगी क्यों कर रहे हो। और वो गुजरात का छात्र आंदोलन बिहार के समाजवादी आंदोलन से जुड़ गया और पूरे देश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ कि 1975 में इमरजेंसी लगानी पड़ गई। आज का छात्र एक भी आंदोलन कर पा रहा? क्योंकि जो छात्र आंदोलन करना चाहा उसे आपने उमर खालिद बना दिया। 1000 दिन से ज्यादा हो गया और उमर खालिद जेल में है, अभी तक उसके ऊपर आरोप तय नहीं हुआ। लेकिन मैं अगर उमर खालिद का नाम ले लूंगा तो मेरी वीडियो अगर सोशल मीडिया पे जाएगी तो मुझे नीचे कमेंट में मेरे अपने परिवार के लोग, कहते हैं ना 140 करोड़ मेरा परिवार है, उसी परिवार के लोग मुझे मुल्ला कह के गाली देंगे, जबकि मैं मुसलमान नहीं हूं। कल्पना करके देखिए कि अगर मैं मुसलमान होकर के उमर खालिद की बात करता तो क्या होता। और नौजवान को गाली देने वाला बना है। जो सोशल मीडिया का हमारे दोस्त बता रहे थे, वो नौजवान ट्रोलर बन गया है 2 रुपए का। उसे पता नहीं 2 रुपए भी पेमेंट होता है कि नहीं, क्योंकि पेटीएम भी धोखा दे के भाग गया है। ये नौजवान कहां खड़े हैं, वो ट्रोलर बन गए। तो जो छात्र आंदोलन से एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था, यही जेएनयू जब अपनी फीस के लिए लड़ रहा था तो जेएनयू को बदनाम करने का किस्सा गांव-गांव सुनाया जा रहा था। 5 रुपए में खाना खाओगे, 30 साल तक पीएचडी करोगे, और यह बात वो कह रहा था जिसको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। तो जब जेएनयू का अपमान किया जा रहा था तब आपको मजा आ रहा था। जब डीयू के प्रोफेसर लड़ रहे थे और उनका हक छीना जा रहा था तब गांव में आपको बैठ करके मजा आ रहा था। जब आपके बच्चे फीस पढ़ने का आंदोलन करके लाठी खा रहे थे तब गांव में आपको मजा आ रहा था। और जब डीयू जेएनयू बर्बाद हो गया तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि अब किस बात पर मजा लिया जाए। इसलिए इस युवा परिषद में अगर एक कोई बात गांव तक पहुंचानी है तो वो ये कि शिक्षा बर्बाद हो गई तो चेतना ही नहीं मिलेगी, और चेतना नहीं आएगी तो फिर उसका क्या ही होगा। कोई आएगा व्यापारी और झूठ बोलेगा, तमाशा दिखाएगा। जैसे एक व्यापारी आया था, एक किस्सा सुनाता हूं, 2-4 बातें और करके फिर विदा लूंगा। एक किस्सा है, 2 गुजराती भाई थे। मैं गुजराती 2 लोगों का नाम ले रहा हूं तो आप अन्यथा न लीजिएगा कि किसकी बात कर रहा हूं। व्यापारी थे, बिजनेसमैन, और उन्होंने कभी भी भाषण में ये नहीं कहा था कि बिजनेस मेरे खून में है। और यहां से समझिएगा, नाम था चिनवा और पटवा, 2 भाई थे। दोनों ने तय किया कि यार पढ़ाई तो हमने की नहीं, चलो अब क्या करते हैं, कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं। तो नया स्टार्टअप शुरू किया कि हम दाल का बिजनेस करेंगे। तो जो सबसे उस इलाके से मसूर की दाल खरीद कर इकट्ठा कर लेंगे और जब उचित समय देखेंगे तब इसको बेचेंगे। उन्होंने पूरे इलाके से मसूर की दाल इकट्ठा कर ली, लेकिन उस साल उनका नसीब देखिए कि अरहर और चने की दाल की पैदावार बहुत अच्छी हो गई। अब लोग अरहर और चना सस्ती मिल रही है तो उसको खा रहे हैं, मसूर का कोई खा ही नहीं रहा, पूछ ही नहीं रहा। उन्होंने कहा अब क्या होगा। दोनों गुजराती थे, दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि चलो एक पॉलिसी बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं। रात के समय थोड़ा अंधेरा हुआ, गांव के बगल में श्मशान घाट था जहां लाश को जलाते थे। पेड़ पर दोनों भाई चढ़ गए। एक तरफ से एक भाई बोला कि तुम कौन, तो दूसरा बोला मैं भूत हूं। उसने कहा क्या कहने आए हो यहां, तो कहा एक संदेशा लेकर आया। तो अगल बगल से जो लोग गुजर रहे थे उसमें से थोड़े लोग रुक गए। उन्होंने कहा क्या संदेशा लेके आए। उसने कहा कुछ दिन में हमारे लोगों की आबादी इस इलाके में बढ़ने वाली है, इसलिए जल्दी से सीएए लागू कर दो। कैसे बढ़ने वाली है भूतों की आबादी। उसने कहा कि इस गांव में हैजा फैलने वाला है। तो कहा हैजा फैलने वाला है,
तब तो लोग मरेंगे और आबादी बढ़ेगी। कहा कि फिर तो कहा कि लेकिन एक चालाकी अगर किसी गांव वाले ने कर दी तो वो बच जाएंगे। लेकिन क्या चालाकी? तो दूसरा बोला कि पहले देख लो अगल बगल कोई सुन तो नहीं रहा। फिर उसने पेगासस वेगासस चेक कर लिया कि कहीं लगा तो नहीं है। उसके बाद फिर दूसरे ने देख लिया, क्योंकि चोरी से ये थोड़ा देखना था कि कोई सुन नहीं रहा, ये देखना था कि अच्छा 2-4 जगह मैसेज जा रहा है कि नहीं जा रहा। और जब उसके बाद उसने कहा कि अगर लोग 10 दिन लगातार मसूर की दाल खाएंगे तो हैजा से बच जाएंगे। और देखते ही देखते सुबह होते होते ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने अपने अरहर और चने की दाल को किनारे रख दिया और लोग खोजने लगे कि मसूर की दाल कहां मिलेगी। 10 दिन लगातार खाना है ताकि हैजा से बचना है। और देखते देखते उसी दिन उन्होंने जितना स्टोर किया था उसको दुगने दाम पर बेच दिया। और उसके बाद जब चोरी पकड़ी गई तो विदेश भाग गए। इन दो भाइयों ने किया क्या? जियो दन दनादन। याद आया? मुफ्त में इंटरनेट, गांव तक मोबाइल। और जैसे ये चीज गई उसका सदुपयोग करने की ट्रेनिंग तो आपने युवाओं को दी नहीं थी। तो उसका दुरुपयोग करने वाला बिजनेसमैन वही है जो 1200 करोड़ रुपया अपने बच्चे के प्री वेडिंग में खर्च कर रहा है, क्योंकि उसको अपने बच्चे का बिजनेस लॉन्च करना था। 1 साल उसने फ्री में इंटरनेट दिया, आपको आदत लगवाई, और अगले साल से आप भी 400, 500, 1000 रुपए इंटरनेट का खर्च कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको आदत लग चुकी है। कभी सोचा है इस देश का पूरा अर्थतंत्र कैसे कमजोर किया जा रहा है? और इसलिए मैं अगर आज यहां खड़े होकर सोचूं कि इस सब का रास्ता क्या होगा, ये तो समस्याएं हम गिनाते चले जाएंगे। चंद दिनों बाद चुनाव होने वाला है साहब, आज ही इलेक्शन की घोषणा हो। कल्पना करिए कि इलेक्शन कमीशन आज तक विपक्षी दलों को कायदे से ईवीएम की जांच करने नहीं दे रहा है, और शायरी सुना रहा है वहां बैठ करके कि अपनी हार का ठीकरा फोड़ने मुझ पर मत आया करो। जिले इलाही एक बार विद्यार्थियों से चर्चा कर रहे थे, परीक्षा पर चर्चा। और परीक्षा पर चर्चा करते हुए उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा कि कौन सा पेपर आपको सबसे टफ लगता है, सबसे कठिन लगता है। एक शरारती विद्यार्थी ऐसे युवा परिषद से गया रहा होगा, उसने खड़ा होकर कहा, हुजूर बैलेट पेपर। 7 चरण में चुनाव हो रहा है ना, बैलेट पेपर से कितने चरण में होता था? सोचिए देश कहां पहुंच गया। कोई लॉजिक नहीं बचा था। ईवीएम मशीन इसलिए लाई गई थी कि कम समय में चुनाव हो जाएगा, जल्दी चुनाव खत्म हो जाएगा और जल्दी गिनती हो जाएगी। उतना ही समय लग रहा है जितना बैलेट पेपर से लगता था। अच्छा आप बताइए, एक अवतारी आदमी दुनिया से बाकी देश छोड़ करके वो भारत में पैदा हुआ, 35 साल 40 साल भीख मांगी, मैं नहीं कर रहा हूं, उसने खुद बताया। इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लिया, इतना पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहा है, आपकी बार अकेले 400 पार का नारा लगा रहा, तो फुल क्रेडिट उसे मिलनी चाहिए। लोग ईवीएम पर क्रेडिट दे रहे हैं। आज ही उस अधिकारी को यह घोषणा कर देनी चाहिए थी कि इस बार का चुनाव बैलेट पेपर से होगा, ताकि लोग झूठी क्रेडिट ईवीएम को न दें, सारा मामला साफ हो जाता। लेकिन अब तो उसका समय बचा नहीं। झूठ की चोरी अब कैसे पकड़ में आएंगे? क्योंकि बैलेट पेपर होता तो लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जाता है, इसकी चोरी चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरफ पकड़ ली गई होती है। पता ही नहीं आपको? कैमरा यहां पे लगा है ना। बैलेट पेपर होता तो सिग्नेचर करते हुए एक आध बार तो देखते, डरो ऊपर वाले से, कोई है जो ऊपर से देख रहा है। अच्छा सोचो ना, जो राम को लाए हैं वो सबको लाएंगे, और चोरी करते समय डरते भी नहीं है। कल्पना करिए ना कि चोरी करते हुए भी खुलेआम चोरी हो रही, और सबसे बड़ी चोरी लोकतंत्र में आपके वोट की चोरी होती है। तो बैलेट पेपर का तो चोरी पकड़ ली गई, और बैलेट पेपर ना होता तो चोरी पकड़ में आती क्या? इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं और आपसे भी साझा कर रहा हूं कि छात्र युवा परिषद है, वर्तमान भारत में युवाओं का भविष्य। इस विषय के आगे जो क्वेश्चन मार्क है ना, उसका जवाब ले 50 दिन के भविष्य बचेगा भी या नहीं बचेगा। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 साल तक अनाज दिया जा रहा है। संविधान का पाठ हमने पढ़ाया नहीं, हमने सांप्रदायिकता की आग को फैलने दिया।
एजुकेशन जब चौपट हो रहा था तो बचाया नहीं, फिर आप बचाएंगे किसको? एक कविता सुनिए, पहले वो आई यहूदियों के लिए, मैं नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो आए ईसाइयों के लिए, मैं नहीं बोला क्योंकि मैं ईसाई नहीं था। फिर जब वो आए मेरे लिए तो कोई बोलने वाला बचा ही नहीं था। पहले वो आए मुसलमानों के लिए, बुलडोजर लेकर आए, मैं नहीं बोला क्योंकि मैं मुसलमान नहीं था। उस दिन ये भारत कहां खड़ा था जब फ्रिज में मांस किसका है इस बात को देख करके मंदिर के लाउडस्पीकर से ऐलान करके लिंचिंग कर दी गई और उसके बाद होती रही। आज अगर लिंचिंग हो जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब तो उसका मामला ही खत्म हो गया। फिर वो आए किसानों के लिए, हम और आप नहीं बोले क्योंकि हम और आप किसान नहीं थे। शायद किसानों को 750 किसान मारे गए, अब की दिल्ली भी नहीं पहुंच पाए। देखा आपने, जितने लोग इसकी खबर दिखा रहे थे अकाउंट सस्पेंड, बंद कर दिया चैनल। और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है, किसानों के नेता। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि ये देश की मीडिया जब तक मुझे आलोचना करे, मेरे खिलाफ लिखे, तब तक समझना कि किसानों में तुम्हारा हूं, और जिस दिन ये मीडिया मेरी तारीफ करने लगे मेरे लोगों, उसी दिन समझ लेना कि मैं बिक गया। वो चौधरी चरण सिंह जो कहते थे कि इस मुल्क की तरक्की का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है, वो चौधरी चरण सिंह जो कहा करते थे कि टाटा बिरला की जागीर नहीं, ये भारत देश हमारा है, उस चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया उसी सरकार ने जो किसानों को आंदोलन भी नहीं करने दे रही है, गोली और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे। कहां है ये वर्तमान में युवाओं का भविष्य? 99% लोग किसान परिवार से आते हैं, तो खेती किसानी बर्बाद हुई तो हम नहीं बोले, तो जब हमारा विश्वविद्यालय और स्कूल बर्बाद हो रहा था तो कोई नहीं बोला। ये तो बहुत व्यवहारिक सी बात है। टुकड़े टुकड़े में करके तोड़ा गया। मेरे पिताजी एक बार मुझे खरीदने अंगूर भेजे और मुझे ये कहानी बहुत मारक लगती है। मैंने सोचा कि कम पैसे में ज्यादा अंगूर खरीद कर दिखाऊंगा, तो मैं अंगूर लेके आया और मैंने कहा 10 रुपए में देखिए 5 किलो अंगूर लेके आया। हालांकि ये तब की बात है जब रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में, सतयुग की बात है, अब तो इतना अंगूर कहां मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये सस्ता क्यों ले आए? मैंने कहा कि ये अलग अलग टुकड़े में पड़ा हुआ था उसी ठेले पर। तो कहे दूसरा अंगूर कितने रुपए था? मैंने कहा 20 रुपए किलो था। उन्होंने पूछा कि क्यों वो महंगा था, कुछ समझ पाए? मैंने कहा नहीं, केवल इतना ही था, वो गुच्छे में था और ये टूटा हुआ था। उन्होंने कहा इससे यही सीख मिलती है कि अगर टुकड़े में बिखरे रहोगे तो औने पौने दाम पर खरीदे और बेचे जाओगे, अगर एकजुट रहोगे तो तुम्हारी कीमत ज्यादा है। आज अगर इस देश को बचाना है और नौजवानों को बचाना है तो ये जितनी लड़ाइयां हम अलग अलग लड़ रहे हैं उन सारी लड़ाइयों को एक जगह लाना होगा। और इसलिए मैं आपकी बहुत बधाई देता हूं कि आपने 80 संगठनों को एक जगह लाने की कामयाबी हासिल की। और इस लड़ाई को लड़ा कैसे जाएगा? इस लड़ाई को लड़ने का क्या टूल है? झूठ के सामने सच की लड़ाई, नफरत के सामने मोहब्बत की लड़ाई। कल्पना करिए, मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था, मेरे कॉलेज में हर तरह के लोग हुआ करते थे। मेरे कॉलेज का नाम था जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज। मेरी किताब में मैंने कॉलेजेस के नाम बदल दिए हैं। आपको पढ़ने का मन करे तो जरूर पढ़िएगा प्रोफेसर की डायरी, वो बताएगी कि कैसे मेरे विश्वविद्यालय भी कम्युनल हो रहे थे। हमने अपनी आंखों से उसे कम्युनल होते हुए देखा। मेरे कॉलेज में जो मुस्लिम बच्चे थे और कर्मचारी थे, वो जहां नमाज पढ़ा करते थे, कुछ दिनों बाद उसी के बगल में कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे। ठीक उसी समय पर उन्हें चढ़ाने के लिए बैठ गए, क्योंकि आज से 10 साल पहले यही काम जब मेरे गांव में होना शुरू हुआ था तो मुझे लगा था कि ये मेरे घर तक नहीं आएगी। चे गुवेरा दुनिया के बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने कहा कि अगर आग पड़ोसी के घर लगी हो तो आपका घर बहुत दिन तक महफूज नहीं होता। इसलिए इस देश के नौजवानों को आपस में बांटा गया।
इसलिए आज वो नौजवान अपनी फेलोशिप बचाने के लिए भी नहीं लड़ पा रहा है। आज वो नौजवान ये बात समझ ही नहीं पा रहा है कि उसका भविष्य कहां से लूटा जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारे यहां हिंदी में कविता लिखी हुई, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही डर पाती है, सूरमा नहीं विचलित होते पग एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, चढ़ खुद विपत्ति पर तू छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, तू स्वयं महाभयकारी है क्या कर सकती चिंगारी। और ये बात अगर हम इस देश के नौजवानों तक पहुंचा पाए, कोई बचा सकता है अगर इस देश को, तो इस देश का नौजवान ही बचा सकता है। क्योंकि 2019 में इस देश के नौजवानों से वोट मांगा गया था ये कहते हुए कि मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों पुलवामा के नाम पर वोट देना। भूले तो नहीं आप? इस बार पहले मंदिर के बाद, उसके बाद चुनाव के ठीक पहले सीएए लाने की बात, कहां गया वो 10 साल का वादा जिसका आपको रिपोर्ट कार्ड लोगों को देना था कि कितनी गारंटी पूरी हुई। आज सुबह का एक वाकया है और मैं एक किस्से से आखिरी की 1-2 बातें कह के अब फिर खत्म करूंगा। मैं नागपुर आने के लिए दिल्ली जहां एयरपोर्ट पर बैठा, 4-5 लोग बैठे थे और कॉन्फिडेंस देखिएगा, एक आदमी दूसरे आदमी से बोला कि आज तो चुनाव घोषित होने वाले हैं। सब अननोन थे, बढ़िया कपड़े लत्ते में, सूट बूट पहने हुए। दूसरे ने कहा क्या चुनाव अब की बार तो 400 पार है, कॉन्फिडेंस देखिए। दूसरा बोला अरे नहीं नहीं चुनाव तो करना पड़ेगा। अरे सब पता है कौन है उसके आगे, उसने सबको ठीक कर दिया। तो कहा अरे नहीं वो तो गड़बड़ हो गई, इलेक्टोरल बॉन्ड में पकड़ में आ गया कि तुमने एक हाथ से चंदा लिया दूसरे हाथ से उसको ठेका दिया। तो कहा तो क्या हुआ, पहले वाले लोग कुछ करते थे तो बताते थोड़े ही थे। तो उसने कहा अरे नहीं उसमें ये भी पकड़ में आया है कि जो चंदा नहीं दे रहा तो उसके घर तुमने ईडी भेजी, सीबीआई भेजी, और जब ईडी और सीबीआई भेजी तो अगले दिन उसने चंदा दे दिया। तो कहा कि यही तो होती है ताकत, शेर है, सीधे सीधे जो नहीं माना उसको डरा के ले लिया चंदा। मैं चुपचाप दोनों को सुन रहा था। उसके बाद उसने कहा कि देश की तरक्की अगर चाहिए तो तानाशाह चाहिए। ये जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो हमारी सबसे पहली साथी वक्ता ने तानाशाह से शुरू किया था। जिस दिन तानाशाह ये डर, ये ख्वाब खत्म कर देगा कि, और उसने उदाहरण क्या दिया पता है, तमिलनाडु अलग कहता है हम हिंदी नहीं बोलेंगे, नागपुर वाले कहते हैं हम मराठी बोलेंगे, यूपी बिहार वाले हिंदी करते हैं। ये देश को कोई एकजुट रख सकता है तो एक लीडर तानाशाह होना चाहिए जो उसी जिले इलाही की तरह है। मैं चुपचाप बैठ के यही सोच रहा था, इस कॉमन सेंस को गांव तक पहुंचा दिया गया है। इस झूठ पर लोग सच मानते हैं, जैसे वही कि पापा उन्होंने युद्ध रुकवा दिया। ये हम और आप हंस सकते हैं, लेकिन गांव जाकर पूछ लीजिएगा, जो राम को ला सकता है वो युद्ध रुकवा सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति इनसे चाय पूछ कर पीता है। गांव में ये भी लोग मानते हैं। इलाहाबाद में पढ़ा करता था, हमारे आवाज इंडिया के साथी आए हुए हैं, थोड़ी देर पहले हम लोग वही बात कर रहे थे। तो इलाहाबाद में जब माघ मेला कुंभ लगा था तो एक आदमी बैठ करके उसी समय समझाने लगा कि गुजरात के भुज में भूकंप कैसे आया है पता है? तो कहा नहीं पता है। तो उसने कहा कि धरती गोल होती है। कॉन्फिडेंस देखिए झूठ बोलने वाले, वो झूठ बोल रहा था इतने सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। तो वो आदमी ऐसे गोल हाथ बनाया और कहा धरती ऐसी गोल है। बाकी सब लोग ऐसे बैठे, हाँ गोल है। कहा कि जब कुंभ लगा तो ज्यादा आदमी सब इलाहाबाद की तरफ आ गया कुंभ नहाने, तो गुजरात की तरफ से धरती थोड़ी सी उठ गई और इलाहाबाद की तरफ दब गई, इसलिए गुजरात में भूकंप आ गया। बाकी सब करो हाँ बाबा, कहाँ थे? वही सब बाबा आजकल पर्चा बना रहे हैं। जहां देखो पाखंड के बीमार बैठे हैं, हजारों लुट गए लाखों यहां तैयार बैठे हैं, करके जवानी बर्बाद ऐसे नेताओं के पीछे। अब कहते हैं साहब दुआ करो बेरोजगार बैठे हैं।
सीधी सी लड़ाई। जब आपको बेरोजगार किया गया तब आपको पता ही नहीं चला कि सबसे बड़ा मुद्दा इस देश का बेरोजगारी होना था, और 45 साल की बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा हो गई। आज भारत 45 साल से सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी दर है उसमें जी रहा है। रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में 82-84 रुपए के ऊपर। 2 करोड़ रोजगार देना था, तुम चुनाव में आते नौजवानों केवल एक सवाल पूछना, 2 करोड़ रोजगार देना था, तुम 1 करोड़ के हिसाब से 10 करोड़ का हिसाब दे दो। तुमने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 स्मार्ट गांव बनाएंगे, तुम 10-10 स्मार्ट सिटी और स्मार्ट गांव गिना दो। तुमने कहा था बुलेट ट्रेन चलाएंगे, तुम बुलेट ट्रेन का एक डिब्बा ही दिखा दो कहां बना है। तुमने कहा था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, तुम कह दो उस किसानों की लागत निकल रही है कि नहीं चुनाव में उनके फसल में। तुमने कहा था 2022 तक हर सर के ऊपर एक छत होगा, बताओ तुमने कितनी छत वहां पर दी? हिसाब तो तुम्हें देना था। 14 में जब आए तो ये कहकर आए थे कि उनको 60 साल दिया, हमको 60 महीने दो, बोला था कि नहीं बोला? तो भैया 60 महीने की बजाय तुमने 120 महीने ले लिया, तो अब 120 महीने का हिसाब तो दोगे। नौजवानों, इस 50 दिन में अगर ये वाले सवाल हम लोगों के बीच पहुंचा पाए तो डेमोक्रेसी बचेगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यही बात कही थी। आज से हम अंतर विरोधों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। 26 नवंबर 1949 को हमने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार तो दे दिया, लेकिन अगर सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं हुई तो ये देश में राजनीतिक बराबरी ठीक से चल नहीं पाएगी। ऑक्सफैम की रिपोर्ट 2023 में कहती है 100 रोटी और 100 आदमी के बीच बंटवारा क्या है? एक आदमी 40.5 रोटी कब्जा किए हुए है और 3 रोटी पर 50 आदमी गुजारा कर रहे हैं। अगर इस डेटा को एक्सटेंड कर दीजिए तो 95 लोग 5 रोटी पर जी रहे हैं और 95 रोटी 5 आदमी कब्जा किए हुए हैं। अगर 2024 में, क्योंकि उनके लोग कह चुके हैं कि इस देश के संविधान को बदलना है, बताइए अब तो छुपी हुई बात तो है नहीं। अगर संविधान नहीं बचेगा तो बचेगा क्या? इसलिए मैं केवल एक बात, यार आखिरी किस्सा सुना के जा रहा हूं। नौजवानों को अपने मुद्दे पर खड़ा होना होगा। आप पूछेंगे 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष कहां है, तो वो कहेंगे मंदिर वहां है। आप पूछेंगे 100 स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट गांव कहां है, तो वो कहेंगे कश्मीर भारत में मिला लिया है। आप पूछेंगे कि किसानों की आय दोगुनी और सर पर छत कहां है, तो वो कहेंगे धारा 370 हटा दिया है। आप कहेंगे कि महंगाई और बेरोजगारी बहुत हुआ, महंगाई की बार अब की बार फलाने की सरकार, तो वो कहेंगे ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिला दी। वो भटकाएंगे आप अगर अपने मुद्दे पर टिके रहे। एक बार सोच के देखिए ना कि वोट किस नाम पर देना चाहिए, और वो बरगलाने आते हैं और हम उस झूठ में फंस जाते हैं। एक आखिरी किस्सा सुना के विदा ले रहा हूं, इसी इशारे में सब कुछ है और ये किस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। एक जंगल में बाघ से एक गधा उलझ गया। गधा बोला घास काले रंग की है। बाघ बोला नहीं रे मूर्ख, ये घास हरे रंग की है, दिख नहीं रहा तुझे? गधा बोला ऐसे कैसे, अच्छे दिन आ गए हैं, ये काले रंग की घास है। बाघ बोला अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, ये घास हरे रंग की है। दोनों लड़ने लगे, राजा के पास गए। राजा शेर था, शेर से दोनों ने फैसला कहा सुनाइए। गधा बोल रहा है हाँ घास काले रंग की है, तो वो बोला कि देखिए घास हरे रंग की है। शेर ने फैसला सुनाया, गधा सही बोल रहा है। बाघ को 1 साल की आजीवन कारावास की सजा जंगल से बाहर जाने की कही। गधा नाचते हुए चारों पैर उठाकर खुश होते हुए गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। जब वो गधा नाचते हुए चला गया तो बाघ ने शेर से पूछा कि राजा ये कैसा अन्याय है, आप भी देख रहे हो घास हरे रंग की है और आपने मेरे खिलाफ सजा सुना दी। उस शेर ने जो बोला, इस देश के नौजवानों को यही मेरा पैगाम है। शेर ने कहा कि मुझे पता है ये घास हरे रंग की है, सजा तुम्हें इस बात के लिए नहीं मिली है कि तू गलत है, सजा इस बात के लिए मिली है कि तू गधे से बहस कर रहा, तुम्हारे जिम्मे और कोई काम नहीं है, तू गधे से उलझा पड़ा है। इस देश के नौजवानों को किस गधे से उलझा दिया गया है, इस बात को इशारे में समझ जाइए। आप सारी चीजों को लौट के आएंगे। हमारा मुद्दा
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार होना चाहिए था। हमारा मुद्दा कलम और किताब होनी चाहिए थी। हमारा मुद्दा भारत का संविधान होना चाहिए था। हमारा मुद्दा मोहब्बत का भारत होना चाहिए था। ज्योतिबा फूले स्कूल खोलने निकले, घर से निकाल दिया क्योंकि धर्म वालों ने कहा कि धर्म के खिलाफ काम हो रहा था। उनको पहली बार अपने आंगन में जगह देकर स्कूल खुलवाया। उस दोस्त का नाम था उस्मान शेख। ज्योतिबा फूले और उस्मान शेख के सपनों के भारत में कुछ लोग नफरत की आग लगा रहे हैं। इस देश में कोई रोहित वेमुला, कोई पाल तड़वी बना रहा है। इस देश में नौजवानों को हिंसा की लपट में डाला जा रहा है। अखंड भारत बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर 50 दिन में इस बात का फैसला नहीं हुआ कि ये देश किसी धर्म का होगा या संविधान से चलेगा, तो अगली बार पता नहीं वर्तमान भारत में युवाओं के भविष्य का कोई कार्यक्रम भी हो पाएगा या नहीं। इस बात की चेतावनी के साथ मैं अपने देश की आवाम से एक अपील और एक गुजारिश करूंगा